नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सरकार चला रही है विशेष कैंपेन। योजना का लाभ पाने से छूटे किसानों का किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को देती है सालाना 6,000 रुपए। गेहूं भंडारण पर दी सरकार ने जानकारी। कहा कि देश के पास है गेहूं का पर्याप्त भंडार। फिलहाल आयात शुल्क में बदलाव की कोई योजना नहीं। सरकार का सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से रख रहा है नजर। मध्य प्रदेश के खरगोन की तीखी लाल मिर्च हो रही है देश विदेश में प्रसिद्ध। किसान राज्य में मिर्ची की अच्छी पैदावार के लिए जुलाई में बारिश होने के बाद कर सकते हैं मिर्च की बुआई। पीले तरबूज की खेती की ओर किसान हो रहे हैं आकर्षित। लाल से ज्यादा मीठा होता है स्वादिष्ट पीला तरबूज। किसान पीले तरबूज की खेती कर बढ़ा रहे हैं अपनी आमदनी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में की जा रही है इसकी खेती। और अब समाचार विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी सैचुरेशन कैंपेन शुरू कर दिया है। इस कैंपेन के जरिए योजना का लाभ पाने से छूटे गए लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। ये कैंपेन 5 जून से शुरू हो गया है और 20 जून तक चलेगा, ताकि वित्तीय मदद देने वाली इस केंद्रीय योजना का लाभ किसानों तक पहुंच सके। वर्तमान में योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए लाभार्थियों को दिए जाते हैं। किसानों को सरकार सालाना 6,000 रुपए दे रही है। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना को 24 फरवरी 2019 को किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। पीएम किसान योजना से किसानों को आर्थिक रूप से स्थिरता मिलती है और वे अपनी खेती और कृषि सक्रियता को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। पीएम किसान योजना के तहत प्रति लाभार्थी किसान को 3 बार में 2-2 हजार रुपए करके खाते में भेजे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। यही वजह है कि अभी अनाज के आयात शुल्क में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। और साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मौजूदा रबी विपणन सीजन 2024 के दौरान 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन की सूचना दी है। सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम FCI ने 11 जून तक करीब 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। मंत्रालय के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनुमानित 1.84 करोड़ टन की जरूरत पूरा करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त गेहूं स्टॉक उपलब्ध होगा। देश में 1 जनवरी 2024 तक गेहूं का बफर स्टॉक 138 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित बफर मानदंड के मुकाबले 163.53 लाख मीट्रिक टन था। मंत्रालय ने कहा है कि गेहूं का स्टॉक कभी भी तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से नीचे नहीं गया है। दरअसल तिमाही बफर स्टॉक साल भर अलग अलग होता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की लाल सुर्ख तीखी मिर्च एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। यहाँ लगभग 48,000 हेक्टेयर में मिर्च की खेती होती है। मिर्च की खेती के लिए खरीफ सीजन को सर्वोत्तम माना जाता है। बता दें कि इस समय किसान पौधे तैयार करते हैं और जुलाई में बारिश होने के बाद बुआई की जाती है। वहीं मिर्च की खेती में अधिक उत्पादन और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उद्यानिकी विभाग किसानों को इन 4 प्रमुख विधियों से मिर्च लगाने की सलाह देता है। गौरतलब है कि अगर किसान यांत्रिकी विधि, जैविक विधि, वनस्पतिक विधि एवं रासायनिक विधि से पौधे लगाते हैं तो बीमारियों का खतरा कम होता है।
उत्पादन बढ़ता है। इस विधि से किसान आमदनी में भी वृद्धि होती है और कई बीमारियों के प्रकोप से भी छुटकारा मिलेगा। मिर्च की अच्छी फसल कैनोपी की ऊंचाई पर 65 से 75 नीले जाल प्रति हेक्टेयर किसानों को लगाने की सलाह दी जाती है। वहीं बाढ़ सिंचाई के बजाय स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली को अपनाने से फसल में बेहतरी आती है। वहीं तरबूज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही चित्र उभरता है और वो है कि तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल रंग का होता है। लेकिन अब ऐसे तरबूज की खेती की ओर किसान आकर्षित हो रहे हैं जिसका रंग बाहर से तो हरा है लेकिन काटने के बाद अंदर से ये लाल नहीं बल्कि पीले रंग का होता है। बताया जाता है कि ये तरबूज लाल तरबूज से ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट होता है और खास बात यह है कि इसका बाजार भाव लाल तरबूज से दोगुना मिलता है। ऐसे में किसान इस तरह के तरबूज की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में की जा रही है। हालांकि सबसे पहले इसकी खेती अफ्रीका में की गई थी और इसके बाद अब भारत में भी इसकी खेती की जाने लगी है। बता दें कि लाल तरबूज से पहले पीले तरबूज की ही खेती होती थी और इसके बाद लाल तरबूज की प्रजाति तैयार करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग की गई और जिसके बाद पीले तरबूज की खेती कम हो गई। लेकिन अब किसान दोबारा से पीले तरबूज की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लाल तरबूज के मुकाबले पीले तरबूज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी, सी, ए, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बीटा कैरोटीन आदि पोषक तत्व होते हैं। ये तरबूज शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेट रखता है और इसके सेवन से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और इसमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है। ऐसे में वजन घटाने वाले लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। पारंपरिक खेती के तहत किसान एक साल के दौरान 2 सीजन में फसलों की खेती करते हैं जिसमें रबी और खरीफ की बुआई की जाती है। लेकिन आप इन दोनों फसलों के बीच में भी कुछ फसल की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल अब तक लगभग सभी जगहों पर रबी फसल की कटाई हो गई है और किसानों के खेत खाली पड़े हैं। लेकिन आप चाहें तो इन खेतों में मूंग की खेती कर सकते हैं। अपने खेत में मूंग लगाकर आज ही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तो वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से असम और मेघालय में अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो सीतापुर मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि सूरजपुर, दाहोद और बदायूं मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 12 जून को धान का भाव रहा 2185 रुपए, जो कि 13 जून को 2185 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में 12 जून को धान का भाव रहा 2110 रुपए। 13 जून को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2110 रुपए पर बना रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 जून को धान 2300 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की ही सीतापुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 जून को धान का भाव था 2190 रुपए। 13 जून को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2180 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023 से 24 के दौरान 1238 लाख 15,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119 लाख 40,000 टन कम है, जबकि साल 2022 से 23 के दौरान धान की पैदावार 1,357 लाख 55,000 टन रही थी। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ।
धोराजी और जम्बूसर मंडी में इसके सौदों में अच्छी खासी गिरावट नजर आई, जबकि मिर्जापुर और हाथरस मंडी में तेजी दर्ज हुई। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 12 जून को अरहर का भाव 10,255 रुपए था। 13 जून को इसमें 625 रुपए की भारी सुस्ती आई और भाव 9,630 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की जम्बूसर मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 जून को यहाँ अरहर का भाव था 8,600 रुपए। 13 जून को ये 600 रुपए गिरकर 8,000 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहाँ 12 जून को अरहर का भाव 10,000 रुपए क्विंटल था, जो 13 जून को 100 रुपए बढ़कर 10,100 रुपए हो गया। की हाथरस मंडी में भी अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 12 जून को अरहर का भाव 9,510 रुपए था। 13 जून को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 9,520 रुपए क्विंटल हो गया। उस स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार 27,000 टन अधिक हो सकती है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात फलों के राजा आम की कर लेते हैं। आम की रोपाई दो तरह से होती है, सामान्य विधि और सघन प्रणाली। सामान्य विधि में पौधों और कतारों के बीच 10-10 मीटर की दूरी रखनी होती है, जबकि सघन प्रणाली में पौधों की दूरी 2.5 मीटर और कतारों के बीच फासला 4 मीटर रहेगा। पौधे लगाने के लिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। बारिश शुरू होने से पहले 20 से 30 किलो गोबर की खाद, 2 किलो नीम की फली, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम मिथाइल दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नए बाग लगाने के लिए गड्ढों की जगह पर निशान लगा लें और 5 गुणा 5 की दूरी पर गड्ढे बना लें। हर गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पपीते के समान यानी 75 सेंटीमीटर रहेगी और खाद की मात्रा भी पपीते के समान ही देनी है। केले की भी रोपाई का सही समय चल रहा है। रोपाई के लिए 3 माह पुरानी तलवार नुमा, स्वस्थ और रोगमुक्त पत्ती यानी पौधे का चुनाव करें। रोपाई से पहले सभी पत्तियों को उचित दवा से उपचारित जरूर कर लें। वहीं लीची में घूंटी के जरिए पौध तैयार की जाती है। लेने का सही समय जून का दूसरा पखवाड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय बांधी गई घूंटी सबसे उत्तम होती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अश्वगंधा सीधी दिशा
में सड़न और पाला लगने का भी खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए बीजोपचार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो नीम, चित्रकमूल, धतूरा और गौमूत्र मिलाकर बायोपेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। रोपाई के 160 से 180 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाएगी। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर कामकाज संभालने के बाद पीएम मोदी G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली गए हैं। पीएम ने आगे लिखा है कि हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हताहत हुए 46 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान भारत पहुंच गया है। सभी शवों को लेकर विमान केरल के कोच्चि पहुंचा है। 49 मृतकों में से 46 भारतीय हैं, जिनमें से 23 केरल के, 7 तमिलनाडु के, 4 यूपी के, 3 आंध्र प्रदेश के, 2 बिहार के, 2 उड़ीसा के, वहीं झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल के एक। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावों का नुकसान हुआ है। भारत कच्चे तेल की मांग के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। 2023 से 2030 के बीच दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश में क्रूड की खपत में 13 लाख बैरल प्रतिदिन की भारी वृद्धि की संभावना है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।